तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्द ही आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर देखो काफी पेपर है। इनमें से कोई एक पेपर आपके मतलब पेपर में आने वाला है सीबीएसई बोर्ड में। अब ये कौन से कोड का किस कोड में होगा वो आपकी किस्मत है, ठीक है। अब मैं इसमें जो बता रहा हूँ ना, इनमें से कोई एक कोड आपका पेपर आने वाला है एज इट इज, ठीक है। मतलब इनमें जो पेपर में जो क्वेश्चन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये मतलब एज इट इज आने की संभावना है, ठीक है। मतलब ये पेपर अगर आपने कर लिया ना, इनमें से कोई भी एक कोड में बताने वाला हूं, ठीक है। एक कोड में बताऊंगा आपको और जिसके क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो पेपर में आने की बहुत चांस है, ठीक है। वो करके जरूर जाइएगा आप। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट कोड्स है मेरे पास और आपको पता ही है कोड तो अलग अलग आते हैं। अब आपकी किस्मत है, आपका अगर सेम कोड आ जाए तो 122 इस कोड का हम सॉल्यूशन आज देखेंगे, ठीक है। इसको ठीक है, नहीं करा तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये केस स्टडी आ सकती है आपकी इस तरह की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो ये इसमें दे रखा है प्रोजेक्शन लेंस, ये लाइट चैप्टर का है। लाइट चैप्टर के और इलेक्ट्रिसिटी के होंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला आपने क्वेश्चन देखा, क्या ये आपको आता है? फिर ये वाला देखो, ये आपका सीबीएसई 2020 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको आता है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये वाला। फिर बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं हम ये इस क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन। तो क्या ये वाला क्वेश्चन करा आपने? ये वाला, ठीक है। इसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक आती है आपकी लाइट चैप्टर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है पेपर में। यहाँ 2020 लिखा है तो 2020 से भी पहले कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सोल्व करते हैं हमारी केस स्टडीज को। करते हैं जो कि आपके लाइट चैप्टर्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है आपका और ये केस स्टडी है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें देखो यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस को ऐसे इस टेबल में बता रखा है, ठीक है, इस तरह से। आप देखो इसमें एक यू होता है और इसमें एक वी होता है। तो मैं और ये कौन सा लेंस दे रखा है आपको? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा ये एक्सिस हो गई, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O। यहाँ पर ये F होता है F1, ये क्या होता है 2F1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर F2 होता है और यहाँ पर 2F2 होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। और ये F1 जो ये ना ऑप्टिकल सेंटर से F1 की जो डिस्टेंस है वही ऑप्टिकल सेंटर से F2 की डिस्टेंस है और जो ऑप्टिकल सेंटर से ये 2F1 की डिस्टेंस है वो ही ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 की डिस्टेंस है। यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर, ये पूरी डिस्टेंस और ये वाली पूरी डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से ही होता है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन व्हिच इज नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखिए ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 2, ठीक है, सीरियल नंबर 2 का, ठीक है। अभी दोनों मिक्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन व्हिच इज नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, ठीक है। अब इनमें से हमको बताना है कौन सा जो है आपका इसमें कंक्लूजन, मतलब कौन सा सीरियल नंबर आपका इनकरेक्ट है। देखो ये वाला करेक्ट, 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 इनकरेक्ट। अब इनमें से हमें मालूम करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें आपको फोकल लेंथ मालूम करनी होगी, ठीक है। फोकल लेंथ जैसे हमको मालूम चल जाती है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसकी फोकल लेंथ मालूम करने के लिए देखो यहाँ पर देखो ये -30 दे रखा है और यहाँ पर +30 दे रखा है। अब ये वाला कौन सा केस होता है? ये देखो जब -30 u हो और ये v पर +30 बने, मतलब u की भी सेम डिस्टेंस है, u भी सेम डिस्टेंस पर है और v भी सेम डिस्टेंस पर है। और ऐसा कौन सा केस होता है? 2F1 पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हो। तो देखो तो इसकी इमेज यहाँ पर बनती है बिल्कुल एकदम इक्वल में 2F2 पर, ऐसी बनती है बिल्कुल एक इक्वल, ठीक है। तो यानी कि ये वाली हमको डिस्टेंस दे रखी है
देखो 30, ये 30 दे रखी है और ये भी कितनी है 30 है, ठीक है। इस तरह से 30 दे रखी है आपको। तो अब देखो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से F1 होता है ना, ये पूरी दूरी का हाफ होता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी यानी कि फोकस दूरी क्या आ जाएगी अब 15, ठीक है। फोकस दूरी क्या आ जाएगी इसकी 15, ये आ जाएगी इसकी फोकस दूरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी तो 15 आ गई। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, ठीक है। अभी देखो आपका फोकल लेंथ तो 15 है, तो ये वाला केस और ये वाला केस एकदम सही रहेगा, ये वाला केस भी सही रहेगा। अगर आपने 6 केस इसके कर रखे कॉन्वेक्स लेंस के, जो कि आपके बुक में दे रखे हैं, तो आप इसको आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन 6 है ना, ये सीरियल नंबर 6 ये गलत है। देखो ये कैसे गलत है वो मैं बता देता हूं। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसकी फोकल दूरी तो आपको पता लग गई 15 है, ठीक है। तो ये F, ठीक है, ये कितनी है यहां से यहां तक, मैं ऐसे ही यहां पर बता देता हूं आपको। देखो अभी इसको हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। देखो ये वाली डिस्टेंस आपको पता लग गई, ये वाली कितनी है 15 है, ठीक है। अभी देखो ये कितना दे रखा है U -10, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा होगा ना वो जी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 15 है फोकस दूरी, तो ये यहीं कहीं होगा, यहाँ पर खोज के दीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, ये वाला केस ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, जब भी इसके बीच में होता है ना, तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है ना वो इसी तरफ बनती है, इसी तरफ जहां पर ये ऑब्जेक्ट ना उसी तरफ उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज बनती है। और इसमें क्या दे रखा है +100, यानी कि यहाँ पर दे रखा है, इस तरफ दे रखा है, जो कि इस तरफ पॉसिबल नहीं है, वो इसी तरफ बनेगी, ठीक है। ये वाला केस 6th केस होता है आपका, ठीक है। आप देखोगे ना अपने बुक में, तो ये 6th केस देगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर M1, इन दोनों के बीच में होता है। तो इसकी जो बनती है ना, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है। अब ये एक तो यहाँ से F1 से जाएगी, मान लो ये F2 है, एक तो ये यहाँ से जाएगी, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे। अब ये दोनों क्या मिलेगी नहीं, यहाँ से मिलेगी नहीं। अब इनको मैं यहाँ पर पीछे बढ़ाकर देखूंगा ना, तो ये यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज बनेगी ना ऑब्जेक्ट की इमेज, वो इसी तरफ बनेगी, ठीक है। तो ये भी माइनस का आना चाहिए था, माइनस का, ठीक है, लेकिन ये माइनस नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन इसमें +100 दिखा रखा है, यानी कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ए वाला, ये 6th वाला क्या हो गया इनकरेक्ट, तो 6th वाला इनकरेक्ट है इसका, ओके। अब देखते हैं 2nd वाला, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 का हमें ऑब्जर्वेशन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो हम बनाते देख कैसे बनेंगे इसका, ठीक है। देखो ये हमने ऐसे करा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ठीक है। इसके बाद ये एक्सिस बना ली इसकी, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 हो गया, ये 2F, ठीक है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, इस तरह से, ठीक है। अब देखो -60 आपको दे रखा है, -60 क्या होगा, देखो ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है 30 है, तो ये यहां पर होगा बियॉन्ड, ठीक है। बियॉन्ड क्या होगा, बियॉन्ड 2F यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 2F1, ठीक है, बियॉन्ड 2F1 वाला केस होगा ये। और जब भी बियॉन्ड 2F1 है तो उसकी एक रे जाएगी और वो बिटवीन F1 और 2F2 इनके बीच में बनेगा, ठीक है। एक रे ऐसे गई और ये F1 से पास हुई, ठीक है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो ऐसे काटते हुए यहाँ पर कट जाएगी, ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट जो बनाए ना जिस साइज का, उससे छोटी इमेज बनेगी इसकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से इसका रे डायग्राम आप बना सकते हो सीरियल नंबर 2 का। ध्यान रखना ये केस कौन सा है, बियॉन्ड 2F1 वाला, ठीक है। और इस केस में आपकी जो इमेज बनती है ना, ये केस है आपके बुक में, केस है ये F1 और 2F2 बिटवीन कहां बनेगी इमेज, F1 एंड 2F2 इन दोनों के बीच में बनेगी, ठीक है। और आपको यही बताना था बस इसमें, ठीक है। आगे है व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला तो सिंपल होता है, क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये सिंपल होता है। ध्यान रखना है v पहले आता है यहाँ पे और फिर माइनस का 1/u, ठीक है। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन और में, फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ सीरियल नंबर 5। देखो सीरियल नंबर 5 क्या है, ये वाला, ठीक है। देखो इसमें u -18 दे रखा है और ये +19 दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो u की वैल्यू आपको क्या दे रखी है सीरियल नंबर 5 में
-18, ठीक है। और v की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 90। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका होता है v अपॉन u। इसमें माइनस नहीं आता, ध्यान रखना, वो मिरर में आता है। तो v क्या रखेंगे 90 और यहाँ पे माइनस को 18, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जीरो स्लैश यानी कि क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा बनेगा, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। ये इसको हिंट देता है मैग्निफिकेशन। अगर आपको भी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना है, ये फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, तो ये वाली बातें अगर आपको जाननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसका सेपरेट अलग से वीडियो आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये केस स्टडी आपको समझ में आई हो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट केस स्टडी की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह की क्वेश्चंस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वाई। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन ये होता है, या फिर तुम ऐसे बना लो, ये भी होता है, ठीक है। अब मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रेस्पेक्ट टू में ऐसे लिखते हैं, नीचे की तरफ विथ रेस्पेक्ट टू वाला आता है, और विथ रेस्पेक्ट टू का मीडियम क्या है वाई। इसका मतलब इक्वल होता है 2/3। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं। आगे देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई, ठीक है, रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम जेड, और नीचे क्या है जेड, वो किसके बराबर है आपका 4/3, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका आपको निकालना है, ठीक है। इफ द देखो आगे हमको स्पीड दे रखे, वो आगे की बात आगे है। अभी देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स चाहिए आपको। देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। देखो इस इक्वेशन को मैंने 1 माना, इस इक्वेशन को मैंने 2 माना। अब मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन 2। ओके, अब देखो यहां पे लिखूंगा मैं म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई इनटू, यहां पे लिखूंगा म्यू वाई अपॉन म्यू जेड, ठीक है, इक्वल्स टू, ये भी इनटू में हो जाएंगे 2/3 इंटू 4/3। ओके, अब देखो ये म्यू वाई से म्यू वाई कट गया, से कट गया कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल ये कट गया दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है, ये आ गया आपके पास। लेकिन आपको निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू जेड अपॉन म्यू एक्स इक्वल्स टू 9/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमसे क्या पूछा है, इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम एक्स। देखो आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है, मीडियम एक्स की दे रखी है, वो कितने दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, ठीक है, वाई की आपको निकालना। तो देखो मैं इससे लिख लूंगा, देखो मेरे को एक्स और वाई का पता है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक्स का दे रखा है और वाई का पूछ रहा है, तो मैं ये वाला लगाऊंगा ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इस इक्वेशन तो मैं लिखूंगा म्यू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे म्यू वाई इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला होता है म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड देखो, अब y मीडियम की स्पीड तो देखो इसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर तो स्पीड आएगी y की, किसकी आएगी y की, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पीड आएगी वहां x की आएगी। देखो ये ऐसे होता है तो इसका उल्टा ऐसे होता है, ठीक है, स्पीड का। अब देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 2/3, तो मैं 2/3 लिखूंगा। और c देखो y देखो x की स्पीड देखो x में दे रखी मीडियम में 3 × 10⁸, यानी नीचे वाली वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁸ मीटर। और आपसे पूछे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, ठीक है, y, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। cy बराबर क्या आ गया आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁸ और इंटू में कितना जाएगा 2 और अपॉन में नीचे 3 से 3 कैंसिल, तो स्पीड क्या आ गई आपके पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर ये वाला होगा आपका और सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये होगा, ठीक है। जो हमें गिवन दे रखा है वो हम लिख लेंगे इसमें। तो हमें गिवन क्या दे रखा है इसमें, फोकल लेंथ f,
5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इट इज डिजायर टू गेट एन इमेज विथ अ मैग्निफिकेशन 30। एम कितना देगा हमको? 30। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस मस्ट बी, मतलब हमसे क्या पूछा है? स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन यानी कि वी पूछा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है रेशो कि हमारी इमेज कितनी बनेगी, मतलब जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन में ऐसे मानता हूं, यहां पे तो साइन और यहां पर नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर ये नंबर जैसे मान लीजिए अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो इक्वल इमेज बनेगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ही इमेज की हाइट होगी। अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसकी इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनने वाली है वो काफी बड़ी बनेगी, उल्टी भी बन सकती है, इन्वर्टेड भी बन सकती है, इरेक्ट भी बन सकती है। तो ये नंबर तो हमने कर लिया। अब देखिए अगर ये प्लस साइन होता है तो प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये थोड़े फैक्ट है, इनको ध्यान रखना। और माइनस का मतलब क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरह से। अभी देखो प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर जो भी इमेज बनाएगा वो स्क्रीन पर मिल रही है हमको, और स्क्रीन पर बनाता है वो। आपने सिनेमा में पिक्चर मूवी वगैरह देखी होगी तो वो क्या पर्दे के ऊपर मिलती है ना इमेज, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो स्क्रीन पर मिल रही है, यानी कि वो रियल इमेज होनी चाहिए। और रियल जब भी इमेज होगी तो एम का साइन क्या होगा? नेगेटिव में होगा ना। तो एम में क्या ले लूंगा? यहाँ पर एम में ले लूंगा -30। ओके, इस तरह से मैं m की वैल्यू -30 में लूंगा। ठीक है, और ये 30 का मतलब क्या है कि 30 नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये बहुत एनलार्ज बनेगी। ठीक है, अब फोकल लेंथ, अब ये कौन सा लेंस है? हमारा प्रोजेक्टर लेंस। ठीक है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन लेंस। प्रोजेक्शन लेंस में हमेशा हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए यहां पर m बराबर क्या होता है? v/u। और अब मैं यहां पर क्या रख सकता हूं? m की वैल्यू -30 इक्वल्स टू v/u। ओके, अब यहां से v की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूं? v बराबर आ जाएगा मेरा -30u, ये मेरा आ गया। ठीक है, v की u की टर्म में v आ गया। ठीक है, अब हम सिंपली लेंस फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे u, v और f विथ साइन रखेंगे। अभी जैसे कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस के केस में f पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ कॉनकेव आता तो f में नेगेटिव लेता। अभी मैं क्या लूंगा? f को पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, m मैंने ले लिया -30। ठीक है, तो मैं 1/ यहाँ f की जगह 5 रख दूंगा। ठीक है, और सारे सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी तो फिलहाल सेंटीमीटर में आएगा हमारा आंसर भी। 1/v की वैल्यू में -30u रख दूं, इधर -30u और ये -1/u, इस तरह से मैंने रख दिया। अब इधर आप एलसीएम ले लीजिए तो 1/5 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना एलसीएम आ जाएगा? ये माइनस को ऊपर ले जाइए आप। ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए, ऊपर एक ही बात है। तो 30u आ जाएगा एलसीएम, 30u आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर कितना लिखूँ मैं? -1, क्योंकि नीचे 30u है, यहाँ पे भी 30u है। माइनस यहाँ लिख लेते हैं, माइनस इसका माइनस। ठीक है, यहाँ u है, यहाँ u है, u से u कैंसिल। अब 30 बचा, 30 डायरेक्ट 1 से इंटू हो जाएगा तो ये 30। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम। इसके बाद 1/5 इक्वल्स टू -1 और -30, -31 हो जाएगा, माइनस माइनस में ऐड हो जाएंगे, और ये 30u। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 30u इक्वल्स टू, ठीक है, -31 इंटू 5। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -31 इंटू 5/30। तो देखिए 5 1 जा 5 और 5 ये 6 जा 30। ठीक है, और तो ये कितना आ गई? u की वैल्यू क्या आ गई? -31/6 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, मतलब डिस्टेंस निकाली स्क्रीन पर जो बनेगी, यानी कि हमें v निकालना होगा। ठीक है, जो भी हमें
इमेज मिलेगी वो स्क्रीन पर मिलेगी, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, v निकालना होगा। तो आप देखिए v निकालते हैं हम, ठीक है। तो एक्चुअली में v हमारे ये आ रहा था v बराबर -30u, ठीक है। अब हम लिखेंगे v बराबर -30u, ठीक है। और -30u की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे इधर, -31 अपॉन 6। अब 6 5 जा 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ये 155 सेंटीमीटर। अगर एग्जामिनर आपसे मीटर में इसका आंसर पूछे तो मीटर में क्या बता दोगे आप इसका, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो ये 1.55 मीटर ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हमारा फाइनली क्या हुआ, 1.55 मीटर। अगर इसका इसमें एग्जामिनर पूछता कि व्हाट इज द रे डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, तो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं आप देखिए। अब आप सिंपली एक, ठीक है, उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बाद ये F1, ये 2F1, इसके बाद ये F2 और ये 2F2। ओके, अभी फोकल लेंथ हमको कितने दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, सपोज ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 2F1, ये आपकी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पर हमारा u कितना है, देखो ये साइड हम क्या लेते हैं नेगेटिव, और u हमेशा हर केस में नेगेटिव ही लेना है आपको, ठीक है। v कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो केस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी सिचुएशन है। और ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली, ये नेगेटिव ले ली, ठीक है। अब देखिए -31 6 5 जा, यानी कि 5 पॉइंट के समथिंग आएगा, ये 6 5 जा 30 है ना, 5 टाइम आता है ना 6 की टेबल में, तो 6 5 जा 30, 5 पॉइंट के समथिंग ऐसा कुछ आएगा, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा ना वो 5 और 10 के बीच में रखा होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं रखा होगा, ठीक है, F1 और 2F1 के बीच में। और F1 2F1 के बीच में जो केस होता है, उस केस में क्या होता है, एक रे जाती है पैरेलल और वो F2 से जाकर ऐसे जाती है, और एक रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और वो इसको यहाँ पर काटती है कहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये एनलार्ज इमेज बनती है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, यानी कि v, ये आपका आ रहा है 1.55 मीटर, सेंटीमीटर में बोले तो 155 सेंटीमीटर, तो ये आगे जाके कहीं एनलार्ज बनेगा, ठीक है। तो 155 सेंटीमीटर, इस तरह से हमको स्क्रीन पर उल्टी इमेज मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज, ठीक। ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट तीनों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कंसीडर द स्केल ऑफ वोल्ट मीटर डायग्राम। देखो इस तरह से डायग्राम दे रखा है और इस पॉइंट पर है ना आपको बताना है कि वोल्ट मीटर क्या रीडिंग करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की यही है। तो इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं वोल्ट मीटर का, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, आपको ये वाला पार्ट बताना है कितना होगा। सबसे पहले इसके पार्ट गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से 10 20 है। टोटल कितने पार्ट्स है इसमें, 20 पार्ट्स है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का टोटल वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 3 है। और नीचे कितना है, 20 पार्ट है, ठीक है। 3/20 कर देना, ये आप कर लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका करोगे ना, तो ये पॉइंट और ये 3 6 ये 20, और यहाँ पर देखो ऐसे कर लेना 3 और ये 20, ठीक है। इस तरह से पॉइंट लगाओगे, 3 लगाओगे, 20 बन जाए 20 और ये 10 पॉइंट तो है ही, तो एक 0 लगा देना, ठीक है। तो 25 से, तो ये क्या आ जाएगा 0.15, ठीक है। क्या आ जाएगा 0.15, ठीक है, 0.15 आ गया। अब जो 0.15 है ना, इसकी रेटिंग है 0.15, ये 0.15, ये 0.15, ये 0.15 ऐसे। तो ए वाला तो क्या आ गया 0.15, ठीक है, या फिर 0.15 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है बी, और यूनिट लगा देना वोल्ट, ठीक है। बी व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर रीडिंग आप दिखा देंगे ऐसे। वोल्ट मीटर V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है, V बराबर IR, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर जो रीडिंग है ना वो बतानी है, तो ये बता देना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी रीडिंग है वो बतानी है आपको, वोल्ट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर कितनी रीडिंग है इसकी, 1.5 पॉइंट। अब देखो इसकी क्या हो जाएगी 0.15 प्लस 0.15, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है 1.5, तो इन सभी को ऐड कर लो, 1.5 0.15 0.15, तो ये कितना हो गया, ये 0, और ये कितना हो जाएगा 8,
और ये आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीडिंग आई ना इसकी वो 1.8 वोल्ट आएगी। तो देखो पहले का आंसर क्या हो गया आपके पास, इसका देखो मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। इसका आंसर तो 0.15 वोल्ट, ये तो लीस्ट काउंट है, और इसका है 1.8 वोल्ट, ठीक है। अभी सी वाला देखो, सी वाले में क्या करेंगे, देखो V बराबर आई आर होता है, ठीक है, और आपको R दे रखा है, V आपको पता ही है, इस पर ये 1.8 है, I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन R। तो V की वैल्यू 1.8 इस केस में यहाँ पर, और R की वैल्यू 20 दे रखी है, तो ये आपका एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डाउट आपका सोल्व होता है। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसमें रजिस्टिविटी दे रखी है 4 वायर्स की। देखो A की दे रखी है आपको 10⁻12, ठीक है, रजिस्टिविटी दे रखी है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। फिर B की आपको रजिस्टिविटी दे रखी है 10⁻6, ठीक है। C की आपको रजिस्टिविटी दे रखी है 10⁻8, ठीक है, और D की रजिस्टिविटी दे रखी है आपको 10⁻14। ये ओम मीटर में चलेगी सारी यूनिट, ठीक है। अब इसमें दे रखा है वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया, देन सेलेक्ट द रो कंटेनिंग। देखो आपको एक चीज बताया कि आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तो इसमें रजिस्टिविटी जो ये जो चीज दिखा रही है ना आप, ये रो की वैल्यू दे रखी है इसकी, ठीक है। एल और ए तो सेम रख रखा है, इसको तो छोड़ो। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रो, ठीक है। मतलब रजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी किसी चीज की तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो एक सबसे लार्जेस्ट कौन सा रेजिस्टेंस है इसमें, डी वाला होगा, 10⁻14 वाला। तो डी तो क्या है आपका लार्जेस्ट रेजिस्टेंस वाला है, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला है लार्जेस्ट। तो यानी कि इसमें से करंट बहुत कम पास होगा, ठीक है, एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। और सबसे कम किसका है रेजिस्टेंस, सबसे कम है 10⁻6 और 10⁻8, तो 10⁻8 वाला होगा, ठीक है। देखो ऐसे कर सकते हो आप, नीचे देखो ऐसे 1 अपॉन यहाँ पे मतलब 100 है, 1/10000, कौन सा छोटा होगा इनमें से, ये वाला छोटा होगा। देखो ये मैं लिख सकता हूँ 10⁻2, ये लिख सकता हूँ 10⁻5, तो इनमें से छोटा कौन सा है, ये वाला। तो इनमें जो 10⁻8 है वो सबसे छोटा होगा। तो सी वाला क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस वाला, यानी कि ये क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है। लीस्ट रेजिस्टेंस वाला मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस है, मतलब नेग्लेजिबल इसमें आपका हिंड्रेंस आएगा, मतलब नेग्लेजिबल आपका यहाँ पे मतलब कहने का है ना, करंट सीधा सीधा चल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इसमें अब देखो आपको ऑप्शन दे रखा है, तो देखो बी वाला चेक कर लेते हैं पहले, रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी द लार्जेस्ट, ए तो लार्जेस्ट है नहीं, डी वाला लार्जेस्ट है, हमने चूज कर लिया इसमें, ये तो गलत हो जाएगा ऐसे ही। फिर सी वाला रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी द लार्जेस्ट, तो बी लार्जेस्ट है नहीं, डी लार्जेस्ट है, ये भी गलत हो गया, देखो आसानी से पता लग रहा है। फिर डी रेजिस्टेंस ऑफ डी विल बी द लीस्ट तो है नहीं, ये तो लार्जेस्ट है, ये भी गलत हो गया। देखो एलिमिनेशन से देखो तुरंत आ गया हमारा ए करेक्ट हो गया, चेक करने की दिक्कत ही नहीं है आपको, ए सीधा आ जाएगा। और वैसे भी चेक करना हो तो चेक कर लो, रेजिस्टेंस ऑफ सी विल बी द लीस्ट, तो रेजिस्टेंस सी आपका लीस्ट ही है, तो सी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही वो बेटर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये हो गया होगा आपका। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अ स्टूडेंट कनेक्टेड अ सिंपल सर्किट फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है। इस तरह से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ये सिंबल दिखा रखा है, और इस तरह से सारा अरेंजमेंट है। देखो ओम्स का लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। देखो एक 1 बाय 1 हम ऑप्शन पढ़ते हैं। रीडिंग ऑफ एन अमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट बिकम्स हाफ वैन रेजिस्टेंस इज डबल, मतलब कहने का मतलब ये क्या दे रहा है, आई को क्या कर रहा है, वो डबल कर रहा है, आई डैश मान लेता हूँ 2i कर रहा है, ठीक है। अ मीटर ऑफ सर्किट बिकम हाफ, सॉरी ये i/2 कर रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इस केस में, रेजिस्टेंस इस केस में डबल हो रहा है 2r, ठीक है। अब ये वाला रूल लगा देते हैं, V बराबर आई आर, ठीक है। तो देखो V बराबर आई आर है, यहाँ से I बराबर क्या होगा, I डैश बराबर
आई डैश बराबर वी अपॉन आर डैश, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मैंने क्या करा, वैन रेजिस्टेंस इज डबल, मतलब जब रेजिस्टेंस डबल होता है तो करंट हमको बताना है, तो इस तरह से मैं लिख लूंगा। अब आई की वैल्यू बतानी है हमको, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, वी बराबर आर डैश की जगह 2R रख दूंगा, ठीक है, रख दिया। और यहाँ से देखो ये भी कर सकता हूँ मैं, आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आई डैश इक्वल्स टू वी अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई और ये अपॉन 2, यानी कि देखो सही बोल रहा है ये। देखो वैन रेजिस्टेंस जब डबल होता है ना, आर डैश 2R हो जाता है, तो करंट आपका क्या हो जाता है, करंट आपका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और वो हाफ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम करेक्ट है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, रीडिंग ऑफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम्स डबल व्हेन रेजिस्टेंस इज हाफ, रेजिस्टेंस हाफ कर देते हैं, तो देखो मैं अब तुरंत कर देता हूँ यहाँ से, ये तो आपको पता लग गया ना। देखो रेजिस्टेंस को डबल करा तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन, यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे R/2 लिख दूंगा, और 2 यहाँ पे मैं R/2 कर दूंगा, ठीक है। अब आपको करंट बताना है, करंट कितना हो जाएगा, ठीक है, करंट बताने कितना हो जाएगा, तो ये करंट क्या हो जाएगा आपके पास, 2 ऊपर आ जाएगा, V अपॉन R को मैं I लिख सकता हूँ, 2I, ठीक है, यानी कि करंट क्या होना चाहिए इस केस में, डबल, और ये डबल ही बोल रहा है, यानी कि सेकंड भी सही है आपका, ठीक है। इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, रीडिंग ऑफ एन एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिकम्स हाफ व्हेन वोल्टेज इज डबल, वोल्टेज को डबल करा है इस बार, ठीक है, रेजिस्टेंस तो ऐसे कैसे रखा है, वोल्टेज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2V, ठीक है। अब देखो आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, अब वोल्टेज डबल है तो करंट भी तो डबल होना चाहिए, इसमें क्या बोल रहा है, करंट को क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप वैसे भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, जैसे मान लो आई डैश बराबर V अपॉन आर लिखा, ठीक है, लेकिन मेरे को तो V का करना है ना, और आई देख लेते हैं, आई डैश, ठीक है, V को क्या कर दिया, V डैश कर लेते हैं, और R को R ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि R का कुछ भी नहीं है सीन, ठीक है। V डैश को मैंने 2V लिखा, और यहाँ पे मैंने R लिखा, ठीक है। अब V अपॉन R को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डैश इक्वल्स टू 2I, ठीक है, यानी करंट भी डबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट आपको गलत वाला बताना है, तो ये वाला गलत होगा, स्टेटमेंट 3rd वाला, 4th सही होगा, क्योंकि देखो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, 4th वाला चेक करोगे तो 4th वाला भी आपका सही निकलेगा, तो इसका जो 3rd वाला है ना वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो हाउ मेनी 132 रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, ये W को मत काउंट करना, रजिस्टर थे 132 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो देखो कुछ पैरेलल लग रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे रजिस्टर्स लग रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे कैसे लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं। इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, ठीक है, ये मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और बैटरी लग रही है आपकी 220 वोल्ट की, और इससे करंट निकल रहा है आपके 5 एम्पियर करंट, ठीक है, इस तरह से। और ये सारे कितने, 132 ओम 132 ओम 132 ओम, इस तरह से ये सारे रजिस्टर्स 132 ओम के, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3 दैट सो ऑन 1/Rn तक, ठीक है, इस तरह हो गया। R इक्विवेलेंट को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ओम्स के अकॉर्डिंग, V बराबर क्या होता है, IR, ओके। तो यहाँ से आपके पास V 20 है, I की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे R है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ इक्विवेलेंट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना 44 आ जाएगा, ठीक है, 44 ओम, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 1/44 इक्वल्स टू 1/, अब R1 की वैल्यू तो 132 है, प्लस R2 की वैल्यू 132 है, ऐसे ही ये 132 आगे भी चलता रहेगा, ऐसे ही 132 डैश 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 सो ऑन, ये भी 132, ठीक है। अब 1/44 इक्वल्स, अब मेरे को ये बात बताओ, देखो एलसीएम तो इसका कंफर्म में 132 आएगा नीचे, ठीक, अब यहाँ पे 1 + 1 + 1 + डैश डैश और n तक, ठीक है, इस तरह से सीरीज बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ये बनेगी आपको 1 + 1 + 1 + डैश डैश डैश, और ये एंड की टर्म भी क्या है आपकी 1 ही है, ठीक है। इनका
देखो अगर ये देखो AP बन रही है 1 + 1 + 1 1, ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 0 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि लास्ट वाली टर्म वो भी क्या है 1 है। Sn बराबर क्या होता है, मतलब अगर इन टर्म का अगर मैं सम निकालूं तो Sn बराबर क्या होता है n/2, ठीक है। और यहाँ पे A फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, तो ये 2 आया, 2 से 2 कैंसिल, n आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू n के बराबर आती है। आप सिंपली भी समझो ना, 1 + 1 n तक अगर इसको 1 1 तक ऐड कर रहे हैं तो ये n वैल्यू आएगी ना इसकी, तो 1/44 = n/32। और लॉजिकल भी मैंने बता दी, ये AP बन रहा है, तो AP का अगर सम निकालोगे इन सभी का तो वो क्या निकलता है, देखो n/2 और ये 1 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से n कैलकुलेट करोगे आप तो ये 32 यहाँ पर हो जाएगा और 44, ठीक है। तो ये सॉरी 132 है यहाँ पे, 132 और यहाँ पे 44। अब इसको कैंसिल आउट कर लो तो ये कितनी बार जाएगा, और 4 2 4 3 4 3 = 12, 3 बार जाएगा, ठीक है। 44 3 = 132, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ऐसे हाउ मेनी रजिस्टर लगेंगे, 3 लगेंगे, ठीक है, 3, ओके। तो ये देखो हमारा ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस मतलब ये क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब ये लाइट को फैलाता है, ठीक है। और आपको एक रूल पता है कि जब कोई लाइट फोकस से, ठीक है, फोकस से आती है तो वो पैरेलल हो जाती है। कोई पैरेलल लाइट है तो वो फोकस से पास होती है, ठीक है। अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में पैरेलल लाइट है, यानी कि ये क्या होगा, फोकस से गुजरेगी, ठीक है, पहली बात तो श्योर है। अब ये फोकस से गुजरेगी, अब लाइट मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये कन्वर्जिंग नेचर का हो जाएगा। देखो इस तरह से अगर मैं बनाऊंगा, सपोज करो इस तरह से, तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो डाइवर्जिंग करने के लिए मुझको लाइट फैलानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं पीछे बैक करके अगर बनाऊंगा इसको, तो ये F2 से देखो, अब यहाँ पर फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है कि लाइट अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से इस लाइट को हम बना देंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी हमारा क्वेश्चन है कि 2 कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और 2 कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हमें पैरेलल लाइट बनानी है, ठीक है। अभी हम रूल जानते हैं कि जब भी पैरेलल लाइट होती है तो वो फोकस से पास होती है, और जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट को हम इन दोनों लेंस में लगाते हैं। अब इन दोनों लेंस को मैं लगाकर और मेरे को पैरेलल लाइट बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले देखिए ये लाइट मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, और ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है कॉन्वेक्स, तो ये क्या होगा, इससे पास होगा, ठीक है। इसके बाद ये लाइट मैं बनाऊंगा पैरेलल, तो ये भी कैसे होगा, ये फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। इतना तो रूल होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो पैरेलल लाइट है वो फोकस से पास होगी, और जो फोकस से लाइट आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी। अभी देखो इसका मान लो ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी, और यहां से लाइट अगर यहां पर जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से देखो ये पैरेलल लाइट हो गई, यहां पर जो पैरेलल लाइट मिल रही थी वही सेम यहां पर पैरेलल लाइट हो चुकी है। अभी इस कंडीशन में एक शर्त रखना, ध्यान रखना जरूरी है कि इसका जो F2 है ना और इसका जो F1 है वो दोनों के दोनों एक पॉइंट पर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये F2 और F1 दोनों एक ये सेम हो जाएंगे। अभी ये वाली दूरी कितनी है, इसको मान लो F1 और इसको F2। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली भी एक बात है कि जो F1 और F2 है ना, ये F1 + F2, ठीक है, ये दोनों लेंसों का F1 + F2 के बराबर होनी चाहिए ये दूरी, ठीक है, तभी ये पैरेलल लाइट बना पाएगी, नहीं तो नहीं बना पाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइट है और ये फोकस से पास होती है। अगर यहाँ पर दूसरा फोकस नहीं मिला, इस लेंस का दूसरा फोकस, देखो इस लेंस, ये वाला दूसरा लेंस लगाया ना, इस वाले लेंस का अगर ये फोकस यहाँ पे मिल जाता है तो ये फोकस से, देखो जैसे फोकस पर ये लाइट आ गई तो फोकस से ये आएगी और फिर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये रूल कहता है। तो इस तरह से हम पैरेलल लाइट बना सकते हैं, ठीक है।